बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 का आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म। रेस्पिरेशन जो है वो कैसे किस तरतीब से किस मैकेनिज्म से जो है वो काम करती है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म को जब हम डिस्कस करते हैं तो आपको मैं बता दूँ, ये जो सारी चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं ये पीछे पढ़ चुके हैं, सिर्फ उनको रिमाइंड करना है और थोड़ा सा इसमें वजाहत की हुई है तो उसको आपने सही तरीके से समझ लेना है। अब बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का जो यूज मतलब ईंधन है वो है ग्लूकोज। वो क्या है बेटा? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज होगा तो रेस्पिरेशन आगे जो होगा वो प्रोसीड करेगा, आगे जो होगा वो फॉरवर्ड होगा जाएगा। तो सबसे पहले जब ग्लूकोज गिर जाता है, ग्लूकोज कैसे आता है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब प्रोसेस करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं, वो खुराक में महफूज रहते हैं, फलों वगैरह में वो फल हम खाते हैं तो उससे ग्लूकोज निकलता है। अब ये वाला प्रोसेस जो होगा वो हमारे अंदर हो रहा है। उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज में मिलता है तो इस ग्लूकोज को सबसे पहले इस ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करने के लिए हम इस ग्लूकोज को तोड़ेंगे। जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज के तोड़ने के अमल को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यानी ग्लाइको मतलब ग्लूकोलाइसिस मतलब तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना। अब ये ग्लूकोज को तोड़ने का अमल है ये कहां हो रहा होता है बेटा? ग्लूकोज को तोड़ने का अमल सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊं, अब ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है ये सेल के अंदर चल रहा है। ये जो रेस्पिरेशन चल रही है ये सेल के अंदर चल रही है, तो इस रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है। उसके नतीजे में जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज होता है ये 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिड में तब्दील हो जाता है। ये एक 3 कार्बन वाला पायरुवेट एसिड ये और 3 कार्बन वाला पायरुवेट एसिड जो है वो बन चुका है। ये जो सारा प्रोसेस होता है ये किस में हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है किसी ग्लूकोज को तोड़ने का। अब ग्लूकोज टूट गया है, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिड में तब्दील हो गया है, जो एक पायरुवेट एसिड 3 कार्बन वाला होता है। 3 और 3 6 ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि यही जो पायरुवेट एसिड होता है ये आ जाता है मतलब क्या होता है क्रेब्स साइकिल में। ये पायरुवेट एसिड जब क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो इस पायरुवेट एसिड को 2 कार्बन वाले कंपाउंड में पहले तब्दील किया जाएगा। जो 2 कार्बन वाले कंपाउंड उसे हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। जब एक पायरुवेट एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में तब्दील किया जाएगा फिर यही एसिटाइल कोएंजाइम आएगा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में यही जो पायरुवेट एसिड जो कि एसिटाइल कोएंजाइम तब्दील होकर आ चुका है इसकी मुकम्मल क्या कर दी जाती है? ऑक्सीडेशन की जाती है। इस ऑक्सीडेशन में क्या बनता है? फिर इस ऑक्सीडेशन में एटीपी बनता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन ये बनता है, और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन ये बनते हैं। ये 3 बनते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन पायरुवेट ऑक्सीजन करके इलेक्ट्रॉन निकाल इलेक्ट्रॉन इधर जमा कर दिए जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन में क्या होती है? एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी इनके अंदर क्या हो चुकी है? जमा हो चुकी है। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये जो नए कंपाउंड्स बने अब इनको कहां लेके आया जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि रेस्पिरेशन का तीसरा मरला है और यही बुनियादी मरला है। यहाँ पे जो आप जो मेहनत करते हो उसका आपको सिला मिलता है, यानी आपको उसके आमदनी होती है। कैसे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दरअसल सेलुलर रेस्पिरेशन का आखिरी मरला है। इसमें क्या होता है? NADH और FADH2 ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने के साथ फिर उससे एनर्जी निकलती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर से गुजरते हैं। अगर आपको याद हो मैंने आपको Z स्कीम पढ़ाई थी। Z स्कीम अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जब सूर्य रोशनी पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर आते हैं, और ये जो जगह थी मैंने कहा था ये क्या है? ETC है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो यही जो जगह इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गुजर रहे होते हैं तो यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकाल कर वो ATP में क्या कर दी जाती है? कन्वर्ट कर दी जाती है। और दूसरा फिर पानी का मॉलिक्यूल भी इसी से क्या होता है बेटा? खारिज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने जब ग्लूकोज को तोड़ा था तो उसकी ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन खारिज हुए वो इलेक्ट्रॉन फिर जाते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर फिर उससे जो उसके इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होती है वो वहां से क्या कर दी जाती है? निकाल दी जाती है। ठीक हो गया बेटा? तो ये तो एक पॉजिटिव में होता है, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेके जाते हैं, उससे एनर्जी जो होती है वो खारिज होती है।
तो बेटा ये तो मैकेनिज्म था किसका, रेस्पिरेशन का। याद रखना कि सबसे पहले होगा ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज तोड़ा जाएगा, वो पैरोक एसिड में तब्दील होगा, पैरोक एसिड को फिर भेजा जाएगा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल जो है वो साइंटिस्ट एक हैंसेल क्रेब्स मेरे ख्याल में नाम था उनका, उन्हीं के नाम से भी इस साइकिल का नाम रखा क्योंकि उन्हीं ने इसको दरियाफ्त किया था। फिर क्रेब्स साइकिल में जाकर यही जो पैरोक एसिड होता है वो एटीपी और एटीपी इसमें कन्वर्ट होता है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से ये गुजरते हैं नेट फैट वगैरह, तो फिर उससे फिर क्या होता है मजीद इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाले जाते हैं और उससे क्या होती है एनर्जी पैदा होती है। अब ये जो एनर्जी पैदा हुई एटीपी के सूरत में वो फिर हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है। अब हम आते हैं कि ये जो पूरा प्रोसीजर है रेस्पिरेशन का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये सारे यहाँ से गुजरा है, तो इन तमाम में कितना जो है वो एटीपी पैदा होते हैं उसको एनर्जी, उससे हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन का एनर्जी बजट। इसमें देखते हैं कितने एटीपी पैदा होते हैं, ये आपको मैं चीज बता दूं मैं, फिर उसके बाद आपको एक डायग्राम अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा कि कैसे एटीपी पैदा होते हैं। अब आप याद रखना कि NADPH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं तो 3 एटीपी बनाते हैं। इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस में जो NADPH पैदा होते हैं वो 2 एटीपी बनाते हैं, क्योंकि जब ग्लाइकोलाइसिस से जब इलेक्ट्रॉन या दूसरे शब्दों में पैरोक एसिड मूव होता है क्रेब्स साइकिल की तरफ, तो उस दौरान जो है एक एटीपी खर्च होता है उसको उस तरफ मूव करने में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में जा रहे होते हैं, तो उस दौरान एक एटीपी इस्तेमाल हो जाता है। फिर इस वजह से ये यहाँ पे नेट फैट देता 3 एटीपी है, लेकिन खर्च होने की वजह से 2 एटीपी बच जाते हैं। फिर FADH2 वो 2 एटीपी देता है। इन सब को मिलाकर टोटल जो है वो 36 एटीपी बनते हैं। मैं आपको फिर ये बताऊंगा कि ये 36 एटीपी कैसे बनते हैं, किस तरतीब से बनते हैं, आपको फिर अगले लेक्चर में एक डायग्राम में जो आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम है वो उस डायग्राम को दिखाकर आपको बताऊंगा कि एटीपी जो है वो 36 एटीपी जो है वो कैसे बनते हैं। वैसे टोटल कहते हैं 38 बनते हैं, 2 एटीपी खर्च होते हैं, बाकी जो होते हैं वो 36 बच जाते हैं। 2 एटीपी यहाँ पे खर्च होते हैं, जो मैंने कहा था कि साइटोप्लाज्म से जब जो क्या नाम है पैरोक एसिड जब साइटोप्लाज्म से जाते हैं किधर माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, तो उस दौरान एटीपी जो होते हैं 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं। तो ये था लास्ट लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये लेक्चर जो हैं वो 9th के हैं, सिंपल होते हैं। FSC में जब जाएंगे तो ये मजीद एलेबोरेट होंगे, मजीद वाज़ेह होंगे, तफसील से ये सब बयान किया गया होगा, तो इंशाल्लाह FSC में ये पढ़ोगे। अभी इस लेक्चर में कंफ्यूजन है तो मुझे आपने कमेंट में बता देना है, व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।